तब्दीली ही बहुत बड़ा एक्शन होता है। अब हमें पता चला है 3 साल के बाद कि हमारा वज़ीर खजाना नालायक था। मैं हमाद को मुबारक देता हूँ जिस तरह उसने कंडक्ट किया। उसने अपने आप को फेडरल मिनिस्टरशिप अर्न कर लिया। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेज। तब्दीली की हुकूमत, यकीनन जो तब्दीली सबसे ज़्यादा इसमें रही है हुकूमत के हवाले से वो रही है जो अपनी टीम को तब्दील करते रहे प्राइम मिनिस्टर। कल कुछ लोग कहेंगे कि मुतवक्के था, लेकिन कुछ कहेंगे कि ज़रा हैरान कुन था कि हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी घर भेज दिया गया। हफीज़ शेख साहब को घर भेजा, उसके बाद लेके आए हमाद अजहर साहब को। नॉट एन अनलाइकली कैंडिडेट एट ऑल। ज़रा देखिएगा, हमाद अजहर साहब एक तो सियासी तौर पे भी और अपने काम से भी बड़े कुछ मज़े की बातें करते रहे। सुनिएगा। रेट का क़याम किया गया, एक मुश्किल फैसला था। बड़ी तनकीद हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे कि 250 पे चला जाएगा। IMF से सौदा हो गया इनका, 300 पे डॉलर चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी उससे को 15-20% ज्यादा पे खड़े हैं। करंट अकाउंट में कमी आई। 20 अरब डॉलर से हम 2 साल में इसको 3 अरब डॉलर पे लेके आए। हमने अपने खर्चों पर कंट्रोल किया वफाकी हुकूमत ने, जिसके नतीजे में आज हम अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी सरप्लस में हैं। हजारों आइटम्स पे आज 0% टैक्स इम्पोर्ट स्टेज पे है। रिफंड्स, पिछली हुकूमतों के रिफंड्स भी हमने क्लियर किए। रिफंड्स में 100% इजाफा है पिछले साल की बनिस्बत। सनत के अरबों के हिसाब से लोन्स को रीस्केड्यूल किया गया। लाखों कारोबारों ने इससे भी फायदा उठाया। तो जनवरी में उन्होंने हमाद अजहर साहब ने, जो कि इस वक्त सनतकारी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी, अब तो खैर फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने बड़ी तफसील में अपनी हुकूमत की जो अचीवमेंट्स थी वो बयान की इन द रेलम ऑफ इकॉनमी। उसके बाद उसके साथ साथ हमाद अजहर साहब सियासी तौर पे भी बड़े, यानी कि क्या कहें, जाले रहे। सुनिएगा वो किस तरह से असेंबली में डिफेंड करते रहे गवर्नमेंट को। शुगर पे टैक्स लगाया, अगर हम टैक्स ना लगाते तो कहते कि शुगर मिल्स के माफिया के चक्कर में आ गए। कहते आपने महंगाई बढ़ा दी है। ये जो साहब खड़े हैं, इनकी हुकूमत में 24% महंगाई थी, इनके दौर में 11% थी, हमारे दौर में 9% है। कंटिन्यू प्लीज। इनमें हौसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये आमरीत की पैदावार है, जनरल जिलानी की पैदावार है, ये जनरल जियाउल हक की पैदावार है, अयूब खान की पैदावार है। प्लीज जी प्लीज। हमारे लोग तो तमाम मुआशी इदारों को, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, वहां से इस्तीफे दे के आए हैं। इनके लोगों ने वजीर आजम बनने के बाद भी अपने कामें नहीं छोड़े थे। मुलाजमे करते रहे, कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था किसी कंपनी में, और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की वजारतें ले रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। और मेरे वालिद साहब जब काफिले के सदर थे, सबसे पहले ये टिकट लेने आया था। ये मेरे घर के बाहर बैठा था। थैंक यू। बड़े पर्दानशीं बैठे हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। हम तब तक याद दिलाएंगे जब तक हमारी मईशत आपकी गलत पॉलिसियों से और हिटमैनशिप का नुकसान बर्दाश्त करेगी। 40 साल का हमने आपसे हिसाब। थैंक यू। तो फिर नाज़रीन, अपने लीडर के हवाले से ये अच्छे तगड़े कैंडिडेट हैं, क्योंकि अपनी बात भी करते रहे हैं इक़्तिसादियात के हवाले से, और सियासी तौर पे भी ये अभी देखा आपने कि किस तरीके से हुकूमत को डिफेंड करता है और अपोजिशन पर उनका अटैक रहता था। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा उनके बारे में, सुनिए। मैं हमाद को मुबारक देता हूँ जिस तरह उसने कंडक्ट किया। हमारा लीडर इमर्ज किया लीडर, और उसकी कंपोजर और जिस तरह उसने कंडक्ट किया, हम सब, सारी हमारी पार्टी उसको मुबारक देती है। और इंशाल्लाह उसने अपने आप को फेडरल मिनिस्टरशिप अर्न कर लिया। इसके बाद ये 2 साल पहले की बात है नाजरीन, जून 2019 में जब इन्होंने बजट पेश किया हमाद अजहर साहब ने, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बड़ी तारीफ की। और उसके बाद ही वेंट फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री। तो उन्होंने मुख्तलिफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन की भी, फिर एक दिन के लिए रेवेन्यू डिवीजन को भी हेड किया। कल तक उनके पास सनत और पैदावार की मिनिस्ट्री थी, और अब हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके साथ साथ नाजरीन ये भी पता चल गया कि पेट्रोलियम में नए मिनिस्टर आ रहे हैं, शिबली फराज साहब की बात हो रही है, और कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं मिनिस्ट्रीज़ में, कुछ लोगों को घर भेजा जा रहा है। तो ये सब क्या है, इसका क्या मकसद है,
इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स और इस हुकूमत के हवाले से। तो हमारे पास एक ऐसा पैनल है जो इन चीज़ों पर नज़र रखता है, पॉलिटिक्स भी समझते हैं, इकॉनमी भी और अंदर की खबर भी रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। हमारे साथ नाज़रीन फ़हद हुसैन हैं, सीनियर एनालिस्ट, एंकर और एडिटर हैं इस्लामाबाद में डॉन न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया फ़हद। और मोहम्मद मालिक साहब नाज़रीन अंदर की खबर रखते हैं, हम में अपना प्रोग्राम भी करते हैं, एडिटर भी रह चुके हैं, राइटर भी हैं। बहुत शुक्रिया मालिक। तो आप लोगों से मैं चाहूँगी कि सवाल पूछूं और नाज़रीन को ज़रा बताइए आप क्या इनके बारे में आप कहते हैं। सबसे पहला सवाल नाज़रीन हमारा होगा आज का, अब्दुल हफीज़ शेख साहब को घर क्यों भेजा? वो कह रहे होंगे मुझे क्यों निकाला। दूसरा सवाल होगा, क्या हम्माद अजहर अफराते ज़र को कम कर पाएंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? तीसरा सवाल, वजीर आजम टीम की तब्दीली से क्या सिग्नल दे रहे हैं? फ़हद हुसैन लिखते रहे हैं कि जी प्रॉब्लम आपका अंदर है, अंदर है, अंदर देखें। तो पता नहीं प्राइम मिनिस्टर क्या कहना चाह रहे हैं, पूछेंगे अपने पैनल से। और चौथा सवाल है, अब पीडीएम का क्या हाल है? चलें जी शुरू करते हैं। मालिक, वेरी क्विकली, घर क्यों भेजा? देखिए, मेरे ख्याल में तो बहुत देर से भेजा, पहले भेजना चाहिए था और काफी इनको चेंजेस अभी और भी करनी है। नदीम बाबर साहब को उन्होंने हटाया, आई थिंक रजाक दाऊद साहब शुड आल्सो गो। ये जब तक ये इश्यूज को हेड ऑन टैकल नहीं करेंगे, और देखिए आप जो आप बात कर रही थी ना कि क्यों चेंजेस हो रही हैं, ये 8 मार्च को मैंने खबर दी थी कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद चेंजेस होंगी विद इन वीक्स, और काफी नाम भी लिए थे। तो मुझे पेमरा ने नोटिस भेज दिया था कि जी आपने कैसे खबर चला दी। अब वही चीजें सारी हो रही हैं। ये आप कोई पेमरा को नोटिस भेजेंगे? वो अपना विड्रॉ कर लें, काफी है। आई थिंक दैट्स अ गुड। देखें, इस एक पेज पे रहने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा। अब तक हाल ये हो गया था कि एब्सोल्यूट एक जैसे जिद होती है या बिल्कुल एक अनकेयरिंग एटीट्यूड हो गया था प्राइम मिनिस्टर का, के बाद जो मैंने कह दिया ठीक है, जो बंदे आ गए हैं वो बिल्कुल हर्फ है, पत्थर पे लकीन है, हटेंगे नहीं। ये 4-5 की लोग आपको हटाने पड़ेंगे। देखिए, हमाद अजहर आए हैं, नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। असल लोग पूछ रहे हैं कि जी कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अच्छा मालिक, आई विल कम बैक टू दैट। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। लेट मी गो टू द अदर पैनलिस्ट, डू अ क्विक राउंड, फिर आपके पास आती हूँ। ये बताएं अभी आप एक पेज पे होने का मतलब है कि फिर एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। आर यू टॉकिंग अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान? आई एम टॉकिंग अबाउट सीधा आर्मी एंड इमरान खान। अच्छा ठीक है, लेकिन उस पे आर्मी को सुननी पड़ी है। ठीक, लेकिन मैं फहद से भी पूछती हूँ जरा कि वो तो सबसे बड़ा जो कैंडिडेट आर्मी वांटेड टू नॉक आउट वाज बुज़दार साहब, और बुज़दार इज गोइंग नोवेयर। जी फहद, आप क्या कहते हैं, क्यों अब्दुल हफीज शेख साहब को घर भेजा? यानी कि जो मालिक कह रहे हैं, क्या इसका मतलब कि कोई आर्मी ने कहा है उनको घर भेजें, कि इमरान खान भेजना नहीं चाह रहे थे, आर्मी की वजह से तो वो आए थे? देखिए, मेरे ख्याल में कैलकुलेशन कुछ ऐसी हुई है कि पिछले महीने तक तो हफीज शेख साहब को फाइनेंस मिनिस्टर रखना जो था वो हुकूमत की मजबूरी बनी हुई थी, और उसकी वजह ही बताई जा रही थी कि क्योंकि सारा IMF से निगोशिएशन उन्होंने की है, कंफर्ट लेवल है, आगे का रोड मैप बना हुआ है, तमाम तर जो इकोनॉमी के लीवर्स हैं वो उनके हाथ में हैं, तो कंटिन्यूटी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया कि उनको सेनेटर बनाया जाए। अच्छा, जब उनकी शिकस्त हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों, उसके बाद कुछ अरसे जो है वो ये गवर्नमेंट में ये कशमकश रही कि अब हम क्या करें, कि कोई और कोशिश की जाए, इनको कहीं और से लाया जाए। वो चंद एक हफ्ते जो है, उसी वक्त आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म की तरफ से बयान भी आया था कि उन्हें पूरा एतमाद है हफीज शेख पे, क्योंकि उस वक्त उनका ख्याल था कि इनको हम कहीं और से ले आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली शायद कंक्लूजन निकला है कि हफीज शेख साहब को लाना, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए बेहतर ये है कि टू कट योर लॉसेज राइट नाउ, और हमाद अजहर साहब पे हमेशा से प्राइम मिनिस्टर का एतमाद है, तो मेरे ख्याल में तो वो नेचुरल सक्सेस है, वो नेचुरल थे। अच्छा कैंडिडेट। नाजरीन, हमारे साथ आलिया हमजा साहिबा हैं, MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं कॉमर्स की, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्रीज की, एट्सेट्रा। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं क्विकली चाहूँगी फ़ारूक सलीम साहब से भी ले लूँ इनपुट इनके जाने का, फिर मैं आपके पास आऊँगी कि हुकूमत के अंदर क्या सोच है, क्यों भेजा घर। जी अब्दुल हफीज साहब को क्यों घर भेजा? देखिए, शिबली फराज साहब ने इसका जवाब दिया है। शिबली फराज साहब फरमाते हैं कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही थी, इसलिए अब्दुल हफीज शेख साहब को घर भेज दिया गया।
अब जो अमेंडमेंट्स हैं स्टेट बैंक की और दुनिया भर में महंगाई का जो टारगेट है वो स्टेट बैंक का काम होता है, वो वजारत ख़जाना का नहीं होता। तो अगर तो महंगाई की वजह से किसी को भेजना था तो फिर वजीर ख़जाना का नहीं बनता, वो तो स्टेट बैंक में किसी का बनता है जाना, अगर महंगाई की वजह से, जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं। फिर हमने सुना पिछले 2.5-3 सालों से हमें बताया जा रहा है कि महंगाई की वजूहात जो हैं वो तो पिछली हुकूमत जो है उसकी वजह से ये अब आजकल जो है वो महंगाई आ रही है। वक्त जो है वो बड़ा अजीब सा वक्त है। हफीज़ शेख साहब ने IMF का पूरा पैकेज जो है वो निगोशिएट किया है। अब जिस दिन हम IMF का हिस्सा बने हैं, कोई $1 बिलियन का रोड शो गए, हम बॉन्ड बेचने की कोशिश कर रहे हैं, 500 मिलियन का एक सुकुक बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बजट सर पे खड़ा है। क्यों निकाला, मेरा जवाब इसके पास नहीं है, लेकिन ये हुकूमत बता रही है, जो शिबली फराज साहब बता रहे हैं, वो वजूहात नहीं मानी जा सकती। चलिए आलिया हमजा साहब ऐसे पूछते हैं। जी आलिया बताइए, ओवर टू यू, क्यों निकाला है जी इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल जी इतने माशाल्लाह का पैनल, इतने हाईली क्वालिफाइड जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल्स और सारे जिनकी जितनी ग्रिप है हालात हादसा पर, इंक्लूडिंग यू, हम तो एक तालिब इल्म है आप सब लोगों के सामने, बट मैं थोड़ी सी चीजें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं। सबसे पहली तो चीज है कि जिस तरह से आपको पता था सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद बेसिकली वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमेटीज थी उनकी चेयरमैनशिप हफीज शेख साहब के पास नहीं रहती थी, इसीलिए उनको 6 मंथ्स के लिए एज ए फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर लाया गया था। और हम जाहिर है ये उम्मीद करते थे कि ही विल बी एबल टू गेट सिलेक्टेड एज ए सेनेटर, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और सिंस के 9 जून में उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा था और उनको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर होना ही था, स्टेप डाउन करना ही था। तो दैट्स द रीजन के ये सारा कुछ हुआ, बिकॉज बजट आपको पता है अभी से बजट की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है और इतने IMF के साथ अभी डायलॉग हुआ है और इतने इम्पोर्टेंट मैटर्स चल रहे हैं, वही जो स्टेट बैंक वाले, उसके ऊपर इतना ज्यादा काम हो रहा है। सो वी रियली नीड समवन जो अभी से इन सारी चीजों को डील करता रहे। अच्छा, मैं फरूख हबीब साहब ने एक बात की, मैं बिल्कुल उसको थोड़ा सा एक फरूख सलीम साहब जी, मैं इसको इसका दूसरा आपको रुख दिखाना चाहती हूँ। शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट है, हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमाद अजहर साहब वजीर आजम के विजन को आगे लेकर चलेंगे और गरीबों को रिलीफ मिलेगा। हमारे एक मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया, हमाद अजहर साहब के आने के बाद गरीबों को रिलीफ मिलेगा। देखिए मेरी एक बात सुने, और उसी के बाद शिबली फराज साहब की ही ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने यही बताया है कि ये बहुत ही उनका एक अच्छा दौर गुजरा है। उन्होंने बहुत ज्यादा, और जिस तरह से इकोनॉमी को आप भी समझती हैं, फरूख साहब भी समझते हैं, आज आपकी मैं ट्वीट भी देख रही थी कि 22 मंथ्स के बाद रुपी जो है वो इतना जबरदस्त स्टेबल हुआ है। हमारे एक्सपोर्ट के हालात रीजन में जी, लेकिन आलिया आपके अपने जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, आज उन्होंने एक टेलीविजन में एक इंटरव्यू में बड़ी क्लियरली कहा है कि महंगाई पे क्योंकि काबू नहीं पा सके, तो ये एक कंसिस्टेंट थीम है। और दूसरा भी, जैसे मेरा ख्याल है फहद हुसैन साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जब ये हारे थे सेनेट की जो इलेक्शन, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मुझे इन पे पूरा एतमाद है और हम इनको लेके आएंगे, समथिंग टू द इफेक्ट। लेकिन कुछ हुआ कि जिसकी वजह से फिर तब्दील किया ये प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो उनकी सोच थी। हम बिल्कुल उनको लाना चाहते थे और उन्होंने जितने मुश्किल हालात में इतने जो बदतरीन हमारे डेफिसिट थे, मईशत आपको भी पता है कि उस वक्त क्या हालात थे, और इस वक्त जो मईशत स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, वी ट्राइड और बेस्ट के वो एज ए सेनेटर इलेक्ट होकर एज ए फेडरल मिनिस्टर, बट सिंस देखिए हम अदालतों का भी एहतराम करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद वो चीजें उस तरह से देखें, एक एक्टिव जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर अगर वो ECC को हेड नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, स्टैंडिंग कमेटीज को हेड नहीं कर सकता, जो तो आप कह रही हैं ये तमाम पॉइंट्स है, बिल्कुल ठीक है। अब आप हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद फिर आज जो सवाल है वो लेके आगे बढ़ते हैं हम, और ये भी वैसे अपने पैनल से पूछेंगे कि 2 साल का सबसे लोएस्ट पे आया है डॉलर और रुपए को कुछ तक़वियत मिली है, समथिंग गुड हैपेंड या क्या हुआ, ये शेयर लाख ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अगले सवाल पर चलते हैं। क्या हम्माद अजहर इफराते ज़र को कम कर पाएंगे? दैट्स द क्रिटिकल क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले मैं वेरी क्विक राउंड, ये जो डॉलर वीक हुआ है अगेंस्ट द रुपी, फरूख वेरी क्विक। देखिए इंपोर्टर्स के लिए अच्छा है, आपके मेरे लिए अच्छा है जो इंपोर्टेड चीजें क्यों हुआ ये तो बताया ना, क्यों हुआ? जी, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, अच्छा, उनकी तादाद, उनका जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। कोविड से पहले शायद बहुत सारी रेमिटेंसेस जो हैं वो हवाले के थ्रू आया करती थी, अब वो सारी की सारी जो हैं वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आना शुरू हो गई हैं। IMF से जैसे ही हमने पैकेज का ऐलान किया, आपने देखा कि 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक का आ रहा है, 1 बिलियन डॉलर का हम बॉन्ड फ्लोट करने चले हैं, 500 मिलियन का सुको का आने लगा, तो डॉलर्स इनके पास बहुत। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं मुल्क के, उनकी चीखें निकल गई। किसी के तो निकलेंगी सर, उनकी चीखें निकल, दे कैन अफोर्ड द चीख्स, मतलब कि ठीक है। मालिक क्विक इसमें बताएं जरा, जो डॉलर नीचे आया है कुछ अच्छा हुआ? नहीं, अच्छा तो हमेशा होता है, लेकिन इसकी वजूहात इतनी अच्छी नहीं है। आपका इस डॉलर की लोकल मार्केट में डिमांड नहीं है, आपका क्रेडिट ऑफटेक नहीं है इंडस्ट्री का। बात यह है कि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, इसमें बाहर यूनिवर्सिटीज बंद हैं, लोगों के यहाँ से जो जितना लोग कैश चाहे वेकेशन पे जा रहे हो या वैसे जा रहे हो, वो सारे इस वक्त आपके डिमांड्स बिल्कुल खत्म हुई हुई है। और फरूख ने जैसे बताया कि बिल्कुल, बिकॉज पहले लोग आते थे, ईद पे 1.5 बिलियन आ जाता था, तो वो सारा बैंकिंग चैनल से आ रहा है। दिस इज गुड इन वन लेवल, लेकिन दिस इज नॉट ऑल गुड न्यूज। ये बड़ा डिसेप्टिव एक चीज है। डॉलर इस वक्त लोग ले नहीं रहे बिकॉज जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ा आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नहीं ले रहा। आप मुझे बताइए कौन सी मशीनरी इंपोर्ट हो रही है जिसके लिए हो रहा, कौन सा बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है? अगर आप प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट देखें तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अलावा कहीं पे क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं हो रही। सो यू डोंट नीड डॉलर्स राइट नाउ बिकॉज बिजनेस इज नॉट हैपनिंग। अच्छा, यू सेइंग बिजनेस इज नॉट हैपनिंग। फहद, क्विक कमेंट ऑन दिस। मेरा क्योंकि इस पे इतना एक्सपर्टीज नहीं है, तो मेरे ओपिनियन का इतना वेट नहीं होगा, तो आई थिंक आई लेट दिस पास। यू लेट दिस पास। आलिया, आपने सुना हमारे दोनों पैनलिस्ट क्या कह रहे थे कि इट्स गुड एंड बैड, और ये कि इस्तेमाल नहीं हो रहे, डॉलर्स की डिमांड नहीं है, इस वजह से, डिमांड कम होने की वजह से जो है वैल्यू रुपी की वो बढ़ी है। जी बिल्कुल, मैंने दोनों को सुना। सबसे पहले तो मैं बड़ी आपके उससे मालिक साहब, मतलब माशाल्लाह इनकी बड़ी चीजें सही भी होती हैं, लेकिन एक दफा इन्हीं का क्लेम था कि डॉलर 180 पर चला जाएगा, तो माशाल्लाह डॉलर हमने मैनेज भी करी है, दैट्स इन गुड कंडीशन। बिल्कुल देखें, जहां पर डॉलर जब जैसे उसका डी वैल्यू होता है, तो फरूख साहब ने बिल्कुल कहा है कि एक्सपोर्टर्स को एक हिट तो होता है, बट द रीजन इज कि ये सारी इन्फ्लेशन, ये जो सारा हमारी इम्पोर्ट्स और वो सारा कुछ महंगा हो जाता है। बट इन्होंने वेरी वेल डिस्क्राइब कि आपका, आप ये देख लें कि आपकी रीजन में एक्सपोर्ट आपकी ज्यादा हो रही है, प्लस आपके रेमिटेंस फ्रॉम लास्ट 8 months we are getting high remittances। जी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, ठीक है, यू जनरली एग्री। तो मुझे थोड़ा सा फिर बढ़ने दें आगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। जी फहद, आप जरा बताइएगा कि अफराते ज़र, ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इस पे मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, एक्सपेक्टेशन हम्माद अजहर से यही होगी। देखिए, एक्सपेक्टेशन वो तो इसलिए होगी क्योंकि सबसे बड़ा इशू है ये, और ना सिर्फ ये इकोनॉमिक इशू, उससे बड़ा ये पॉलिटिकल इशू है। लेकिन यानी कि ये मेरे समझने में मुझे तो कुछ थोड़ी मुश्किल हो रही है कि ये एकदम जो है वो कौन सा काम हम्माद अजहर साहब कर लेंगे जो पूरी की पूरी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर पाई। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। सीरियस जो है वो प्रॉब्लम्स हैं इस सिस्टम में, उसको समझने में, उसको रेगुलेट करने में। तो ये सियासी तौर पर तो बड़ी कन्वीनियंट सी बात है कहना कि जनाब उनको हटाया गया था इसलिए क्योंकि हफीज शेख साहब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मेरा ख्याल है ये इशू बिल्कुल उस तरीके से नहीं है, ये उसको स्पिन किया जा रहा है। उसी तरीके से ये कहना भी गलत है कि हम्माद अजहर साहब आके इस मामले को संभाल लेंगे, ये भी पॉलिटिकल स्पिन है। ये भी पॉलिटिकल स्पिन है मालिक। नहीं, दो चीजें, तो आलिया ने कहा कि मैंने कहा था 184 होगा, आई थिंक फॉर द रिकॉर्ड ये करेक्ट कर ले, मैंने IMF के डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट कोट की थी कि IMF की असेसमेंट थी, इनकी जो पसंदीदा IMF है। जहां तक है आपकी इन्फ्लेशन का मसला, महंगाई, आलिया की पसंदीदा IMF है। अच्छा ठीक है, चलिए। ये बड़ा जरूरी है कि ये सप्लाई साइड जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो इनको ठीक करनी पड़ेंगी। फर्क ये होगा कि जो हफीज शेख साहब थे उनका किबला सिर्फ वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज थी। हम्माद अजहर एक इलेक्टेड आदमी है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाना है, ये सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस को भी देखेंगे,
हो सकता है कि इनका वो स्टांस जो स्टेट बैंक को जिस तरह की ये आजादी कह रहे हैं, चाहे स्टेट बैंक बिल्कुल सपोर्ट ना करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हो सकता है इसका डिफरेंस हो ऑफ व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट की अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गई फ्रॉम हफीज शेख, तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव। अच्छा मालिक, वेरी क्विकली एक्सप्लेन कर दें जो सप्लाई साइड कह रहे हैं, वेरी यानी कि एक आम व्यूअर के उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब सप्लाई साइड की डिस्टॉर्शन, जरा एक्सप्लेन कर दें। मसलन आपका वीट स्कैंडल हुआ, मसलन आपके शुगर स्कैंडल हुआ, जो डिसीजन मेकिंग डिले की गई ईसीसी की लेवल पे वीट इंपोर्ट करने की, शुगर की जो एक्सपोर्ट की जिसमें इजाजत दी गई, ये तमाम वो चीजें थी जिसके अंदर जो कराची लॉबी बैठी हुई है इनके गवर्नमेंट के अंदर, खासतौर पर रज़ाक दाऊद साहब एंड कंपनी, ये लोग टोटली उसको एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और हफीज शेख टोटली उनको कैटर करते थे, कराची बिजनेस कंज्यूमर बिजनेस इंटरेस्ट को और IMF को। अजहर जौन सा है, ही कम्स फ्रॉम सेंट्रल पंजाब, इनको ये अंदाजा है फूड बास्केट का भी और इलेक्टेड आदमी का नसीम बड़ा फर्क पड़ता है। ही फील्स अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। वो तो आते थे, वो तो जब तक वजीर नहीं रहे कभी पाकिस्तान में नहीं रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। चले डाउन एंड आउटर छोड़ देना, अब वो तो चलेगा, अब छोड़ दें, ये बात ठीक है आपकी, दिस इज अ फैक्ट व्हाट यू आर सेइंग। लेट मी मूव टू फारूक साहब। जी फारूक। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टेट बैंक की अमेंडमेंट्स अभी जो हम ला रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि स्टेट बैंक की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है वो महंगाई है, वजारत खजाना का ये काम नहीं है। तो हमाद अजहर साहब की मिनिस्ट्री के दौरान के अंदर आईनी तौर पे महंगाई वाला मामला नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो महंगाई हो रही है वो तो हमाद अजहर साहब की अपनी हुकूमत खुद से कर रही है। 11 रुपए का बिजली का यूनिट था आज से 2.5 साल पहले, वो 28 रुपए पे पहुंच गया, अब उसको 35 रुपए पे लेके जा रही है। ये तो हुकूमत कर रही है महंगाई। 1400 रुपए का जो सपोर्ट प्राइस थी गंदम की, उसकी 1800 हुकूमत ने खुद से की। तो हमाद अजहर साहब क्या अपनी हुकूमत के खिलाफ जाएंगे? हुकूमत तो खुद से महंगाई के सारे इनपुट रेट्स बढ़ा रही है। आज ओगरा ने रिकमेंड किया तेल की कीमत कम करना, पेट्रोल की। अब मुझे बताइए कि 35 रुपए का किलो जो आटा था वो 70 पे हो गया। हमाद अजहर साहब की कोई का मिनिस्ट्री के तहत आता है कि उसको वापस 35 पे ले जाएं। अगर चीनी 55 से 100 पे चली गई है तो हमाद अजहर साहब अब आएंगे तो क्या वापस 55 पे चीनी चली जाएगी? क्या बिजली हमें वापस 11 रुपए पे मिलने लगेगी? तो हमाद अजहर साहब की अपनी हुकूमत खुद से महंगाई ला रही है। ठीक, तो फिर वो आलिया बताइए जरा, आपकी हुकूमत ही तो कर रही है, तो फिर क्या करेंगे हमाद अजहर साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मैं पहले तो ये कहूंगी कि जो बात की गई है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं एक इलेक्टेड मेंबर होंगी और अवाम की पल्स पर मेरा हाथ होगा तो जाहिर है मेरी डिसीजन मेकिंग अवाम के लिहाज से होगी। ये दिस इज क्वाइट अ वैलिड पॉइंट जो मुझे इस केस के अंदर नजर आता है और मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इस पॉइंट को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी ये जो चीज है बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, जो सारी चीजें फारूक साहब ने कही है। बट द रीजन इज कि अगर हम इस वक्त देखें ग्लोबल फूड प्राइसेस क्योंकि कोविड की वजह से वो हाई उठ पड़े, इस वक्त हम जितना भी स्टडी करते हैं जितने भी ममालिक को, एंड द रीजन इज कि हमारी जितनी प्रोडक्शन सप्लाई है कोविड लॉकडाउन की वजह से दैट इज क्वाइट इफेक्टेड। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने पायल्स करना शुरू कर दिया, उन्होंने फूड सेफ्टी और एसेंशियल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट ही बैन कर दिए। अच्छा, तो आलिया फिर देखिए जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं, आलिया जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं, तो फिर जो फहद ने शुरू से ही कहा कि ये तो पॉलिटिकल स्पिन है कि ये कम कर पाएंगे महंगाई, क्योंकि ये जो आप तमाम वजूहात बयान कर रही हैं, आप तो कह रहे हैं कि ये महंगाई की वजूहात ये हैं, तो डोमेस्टिक या आप तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बता रही हैं, विच मीन्स महंगाई वही रहेगी। ये बिल्कुल बात ठीक है कि इलेक्टेड जो हैं उनकी लोगों के नब्ज पर हाथ होता है, उंगली होती है, लेकिन ये डिसीजंस तो आप कह रही हैं दीज आर वेरी हार्ड फैक्ट्स के बाहर भी महंगाई है, इधर भी हालात ऐसे हैं जैसे फारूक सलीम साहब ने पूरी डिसीजंस दी, या आप कह रही हैं कि अब हुकूमत ये जो डिसीजंस की बात फारूक साहब ने की है वो उनको रिव्यू करेगी हुकूमत? जी, मैं सिंपल ये कहना चाह रही हूँ और मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स इन्होंने रेज किया, ऑफ कोर्स जाहिर है these are the root cause for the inflation, और हम इन्हीं सारी चीजों के ऊपर वर्किंग करेंगे और इन्हीं सारी चीजों को सप्लाई को, प्रोडक्शन को, इन्हीं सारी चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी यही थी गन्ने को, गंदम को, कपास को, इस दफा फर्स्ट टाइम हमने काश्तकार को पूरा उसका अमाउंट बल्कि जो उनकी डिमांड थी उसके लिहाज से पे किया है, और जाहिर है जितनी अच्छी क्रॉप आएगी उतना अच्छा हम आगे सीजन भी एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हमने यही कहा है कि उसका
अवाम के ऊपर हम नहीं पड़ने देंगे। प्लस इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जिस तरह से हम काम करें रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर, जिस तरह से बाकी सारे एक्सपेक्ट्स को देखा जा रहे, तो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दिस स्टफ और हमें उसकी रियलाइजेशन बिल्कुल है, लेकिन अभी महंगाई वहीं की वहीं है। वो जो कीमतें हैं एनर्जी के हवाले से वो काफी बढ़ती चली जा रही है। फहद, ये वजीर आजम जो टीम की तब्दीली जो है, अभी तो हम एक की बात कर रहे हैं, लेकिन 3, 4, 5, 6 एक्सपेक्टेड हैं, बदली जाएंगी वजारतें। तो फहद, व्हाट इज द सिग्नल जो प्राइम मिनिस्टर देना चाह रहे हैं? मुझे आपका कॉलम बार बार जहन में आता है जिसमें आप कह रहे थे कि प्रॉब्लम अंदर है, अंदर देखें, प्राइम मिनिस्टर अंदर देखें। व्हाट डू यू थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज इन माइंड? देखिए, इससे ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा हो गया है कि जो 2-2.5 साल की उन्होंने गवर्नेंस की वो बिल्कुल वो नहीं है जिसका वो दावा करते रहे थे। तो ये एक तरह से इस बात का एतराफ है कि परफॉर्मेंस जो है, जो कारकर्दगी है उनकी गवर्नमेंट की, वो बहुत ज्यादा एवरेज रही है, शायद बिलो एवरेज। पहली बात। दूसरा, अब सवाल ये कि अगर चले हमने मान लिया कि ये बिलो एवरेज रही है, तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? पैंडेमिक भी था, लेकिन उसके साथ साथ और मतलब बहुत बुनियादी तौर पर, मजमूई तौर पर बहुत खराब गवर्नेंस हुई है और उसमें पंजाब का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल जाहिर बात ये बनता है कि क्या कैबिनेट रिशफल जो है तो इसका हल है कि क्या इन नए लोगों के आने से कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? अगर शिबली फराज साहब पेट्रोलियम में जाते हैं, जो हम सुन रहे हैं, तो क्या पेट्रोलियम बेहतर हो जाएगा? अगर सैफुल्लाह नियाजी साहब, जिनका हम सुन रहे हैं कि वो पावर में आएंगे, तो क्या पावर की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, वगैरह वगैरह। देखिए, ये है कि इस टाइम ये एक बहुत बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से कदम लिया है, ये रिफ्लेक्ट करने को कि अब जो पार्ट 2 है उनकी गवर्नर, उनके 5 साल के मैंडेट का, वो पार्ट 1 से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मेरे ख्याल में प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा डीप है। सिर्फ चेहरे बदलना, पोर्टफोलियो बदलना, जिम्मेदारियां बदलना, अगर इससे ही मामला बेहतर होते तो इससे पहले भी 2-2.5 रीशफल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में वो जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो मिस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा गहरा है। वो क्या प्रॉब्लम है फहद? देखिए, मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई वो बेसिक मैप नहीं है, कोई बेसिक प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है। यानी अगर आप उनसे पूछें कि मैं आज भी ये सवाल करता हूं, मैं साल पहले करता था या 2 साल पहले भी कर रहा था, कि पीटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। ये कहना कि जी हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बट वो तो एक ग्रैंड बड़ी आपने बहुत बड़ी सी बात कर दी। उसके नीचे वो ट्रांसलेट कैसे होता है इनटू एक्चुअल ऑन द ग्राउंड परफॉर्मेंस, वो किसी के पास अभी तक नहीं है। यानी पीटीआई, व्हाट डज पीटीआई स्टैंड फॉर? जब तक ये जवाब नहीं देंगे कि वो करने क्या आए हैं और वो कैसे करेंगे, तब तक ये चेहरे तब्दील होते रहेंगे और वो 0/0/0 होता रहेगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद यही कि अपने पैनलिस्ट के पास भी जाएंगे। रियासत की मदीना आउटकम है, वो नतीजा है। तो फहद कह रहे हैं उस नतीजे पे पहुंचने के लिए क्या क्या अपने रास्ते में करना है, क्या वो बात क्लियर है या नहीं क्लियर। ब्रेक के बाद ये अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मालिक, ये बताएं आपके प्राइम मिनिस्टर टीम बदल करके क्या सिग्नल दे रहे हैं? देखिए, ये पहले डिजास्टर मिक्स था, बुरे वुज़रा थे और एक टोटली इनएफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा की सक्सेस का फिगर होता है जो नजर नहीं आता, वो होता है प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर जी। प्राइम मिनिस्टर साहब एक लियाए आजम खान साहब को जूनियर अफसर थे, केपीके की सर्विस से थे। ही हैज अ नॉन फंक्शनिंग ऑफिस। तो जो कैबिनेट में डिसीजंस भी होती हैं उसमें बड़ा रोल होता है पीएम ऑफिस का कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बने, वो इम्प्लीमेंट हो। सिर्फ कह देने से ये कुन फयाकुन नहीं है कि आपने कह दिया तो बड़ा कुछ हो गया। सो दैट वाज वन बिग प्रॉब्लम। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने चेंज, जो अभी हमने मेरी इत्तला के मुताबिक फैसला हुआ है, अगर चेंज तब तक मीनिंगफुल नहीं होगी जब तक ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस भी करें, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में चीफ सेक्रेटरी वगैरह चेंज करें, अपने वुज़रा तो चेंज कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था नसीम, ये अब जो चेंजेस हैं ये भी प्राइम मिनिस्टर के भी, अगर उनके बस में होता तो शायद ये भी मामला लटकता। अब जो उनके 1 पेज पार्टनर्स हैं उन्होंने उनसे बड़ा कन्विंस किया है कि देखिए टोटल आपके पास 200 हफ्ते रह गए, 127 हफ्ते रह गए, 2.5 साल रह गया।
127 हफ्तों में अगर कुछ कर दिखाना है तो कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हम करें, कुछ डिलीवरीज दें, एग्रीकल्चर के अंदर डिलीवरी दें, वही उसी में आप कुछ आ सकता है। ये सब चीजें तो ये आर्मी ने बताई हैं प्राइम मिनिस्टर को, आप कह रहे हैं? नहीं, बताने की बात नहीं होती, एक मशवरा होता है ना, बिकॉज ऑपोजिशन है, मीडिया है, हम सारे लताड़ते हैं, वो जी एक पेज पे हैं, ये डिलीवरी मालिक ये बताए ना, मालिक देखिए, जो आर्मी की तरफ से बुजदार साहब को घर भेजने का गाहे बगाए वो एक आता है रेला, फिर सब आके टीवी पे कहते हैं बुजदार साहब घर जाएं, अभी जा रहे हैं, याद है ना आप सबने कहा था कि जी अभी जा रहे हैं, अगले हफ्ते जा रहे हैं, हमने प्रोग्राम किया, अच्छा जी जा रहे हैं, क्या कोई नहीं गए? मेरा मतलब कहने का कि वो ऐसे तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को आके वो बताते हैं जी, मशवरा देते हैं और हर चीज सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान इज नॉट अ पपेट, इमरान खान इज नॉट अ पपेट, इज नॉट अ पुश ओवर कि कोई आएगा और इमरान खान नंबर ले देगा, हाँ जी कर दिया। मशवरे जो होते हैं, किस लेवल के मशवरे होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, इन लेवल्स के ऊपर ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि कोई आएगा और वो कमरे में घुसेगा और जनाब बंदूक निकाल लेगा। आप डिस्कशंस करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स करते हैं, फिर डिसीजंस होती हैं। ठीक, लेकिन ये डिसीजंस दोनों की हैं डिसीजंस। और अब लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन साथ ना हुई तो ये भी डिजास्टर चेंज होगी, मीनिंगलेस होगी। ठीक है, तो आपकी प्रिडिक्शन ये है या आपकी असेसमेंट ये है या खबर आपकी ये है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जाएंगे? एम आई करेक्ट? इसमें खबर भी है और असेसमेंट भी है। अच्छा ठीक है, असेसमेंट भी। जी फारूक, देखिए टीम का आप जिक्र कर रही हैं नसीम, टीम के हवाले से तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सामने आ गया। ये मैंने आपके प्रोड्यूसर साहब को भेजा, एक ये दिखाइएगा स्क्रीन पे जो फारूक सलीम देखिए 32 महीनों में ये तीसरा जो है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। 5 FBR के चेयरमैन बदल जाएं, 4 BOI के चेयरमैन हैं, पंजाब का IG छठा भी सर्व कर रहा है, 4 चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बदले जा चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भक्खर जो है पिछले 32 महीनों में 14 आ चुके हैं। 14 आ चुके हैं। अच्छा, भक्खर में मालूम नहीं क्या सोने की कान है। अच्छा, फिर कमिश्नर लाहौर छठा है, कमिश्नर गुजरांवाला बड़ी मेहनत करते हैं, हम बैठ के बनाते रहते हैं। मेरा मकसद ये है कि टीम एग्जिस्ट नहीं करती, टीम अभी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके 4 फेजेज आते हैं। पहले आपने टीम बनानी है, टीम बनाने के बाद वो टीम बैठ के मंसूबाबंदी करेगी, फिर मंसूबाबंदी जो है वो एग्जीक्यूशन अमल दरामद में जाएगा, फिर वो नतीजा जो रियासत मदीना आप बात कर रहे थे, फिर नतीजा निकलेगा। तो अभी यहाँ पे पिछले 32 महीनों में 50% टाइम इज ओवर, अभी टीम नहीं बनी। तो आप अभी मंसूबाबंदी की और उसकी एग्जीक्यूशन की और नताइज को तो भूल जाए ना, अभी टीम नहीं बनी। तो खुदा करे कि जो बाकी 50% से कम टाइम रह गया है उसके अंदर टीम भी बनानी और है, डिलीवर भी हो जाए, और फिर प्लानिंग करनी है, फिर एग्जीक्यूशन करनी है, और फिर एग्जीक्यूशन करनी है। जी आलिया, ओवर टू यू, आपने सुनी सब बात। थैंक यू। मैं इतना जवाब देना चाहूंगी, और मैं इसके उसमें कि टीम तो देखें प्राइम मिनिस्टर का था, उनका जिससे कहने के वो जिसको भी बनाना चाहे दैट हिज प्रोगेटिव। बट द रीजन इज कि जब हमें इतना तरक्की याफ्ता मुल्क मिले कि कोरोना आया तो हमें पता चला कि BSL 3 तो लैब्स ही नहीं है, यहाँ तो PPs बनाने के कारखाने ही नहीं है, ना वेंटिलेटर्स बनते हैं, ना हार्ट स्टंट्स बनते हैं, ना सैनिटाइजर्स बनते हैं, ना मास्क बनते हैं। नाउ द रीजन इज कि आज पाकिस्तान माशाल्लाह वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं, हार्ट स्टंट्स भी बना रहे हैं, सैनिटाइजर्स, मास्क, CRCP, स्टंटिंग किट, एवरीथिंग इज मेड इन पाकिस्तान। आज पाकिस्तान मोबाइल फोन के यूनिट्स भी लगा रहे हैं, ऑटो सेक्टर्स के 19 यूनिट्स यहाँ पर लग रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। आपका LSM पॉजिटिव की ग्रोथ में 11% में डबल डिजिट में चला गया। आपकी एक्सपोर्ट रीजन में सबसे ज्यादा हो रही है। मेरे ख्याल में अभी तो अगर हमारी इतनी ना तजर्बाकार टीम थी तो उसके साथ हम ये सारा कुछ कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला बाकी अभी 2.5 साल पड़े, 50% हमारा टीन्योर पड़े, हम कुछ अच्छा ही इस मुल्क को देकर जाएंगे। इवन एटलीस्ट वी आर स्ट्रगलिंग, हम जैसी भी टीम है, हम लोग जो भी हैं, बट हमने प्रूव किया है कि इन सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन द कोविड, सबकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, वी आर कमिंग बैक इनटू कि ये सारी चीजों के ऊपर इंडिया जैसी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकी। हमें बांग्लादेश का कहा जाता था, हमारी चीजें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। टीम की बात होती है, मैं तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर देना चाहूंगी, और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये है कि इतने नाअहल लोग BDM नहीं चला सके तो वो मुल्क क्या चला। अच्छा चले, ठीक है, ओके, वी गॉट योर पॉइंट। आपने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपकी जो अपनी गवर्नमेंट की पार्टी की पोजीशन है। आखिरी सवाल है नाज़रीन, इस पर हम आते हैं और पैनलिस्ट के पास, आपके पास 30 सेकेंड ईच हैं।
जी फाहद, पीडीएम का क्या हाल है? देखिए नसीम, मेरे ख्याल में पीडीएम इस वक्त मुश्किल में गिरी हुई है और मुझे एक शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में तो उनका कोई बहुत बड़ा रोल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनकी नौयत ऐसी है कि उनको ब्रिज करना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो अनलेस को बहुत बड़ी सरप्राइज हो जाए, पीडीएम का शायद ढांचा तो रहे लेकिन उसके अंदर से कोई रिजल्ट निकलना जो है वो मुझे कम से कम मुझे फौरी तौर पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इट्स ऑन डाउनवर्ड स्पाइरल सो टू से। मालिक, पीडीएम का क्या हाल है? नसीम, ये गैर फितरी इत्तेहाद था जो अपनी फितरी मौत मर गया। ये इंटरेस्ट इनका कोई आइडियोलॉजिकल कोई स्टांसेस पे इकट्ठे नहीं थे। 3 लोग हैं जिनके ऊपर जाती केसेस हैं, फैमिली पे केसेस हैं, जिसको जैसे जैसे जैसी जैसी डील मिलती जाएगी वो ट्रेन से उतरता जाएगा। रजाई साहब एंड कंपनी के पहले मामला ठीक हो गए हैं, मौलाना साहब के भी हो जाएंगे, और फिर वो एक चीज रह जाएगी, देयर इज नो सच थिंग एज पीडीएम। पीडीएम इज हिस्ट्री। ठीक है, पीडीएम इज हिस्ट्री। जी फरूख, पीडीएम में समझता हूं कि हुकूमत के लिए ना कभी पहले खतरा थी, ना अब खतरा होगी, ना फ्यूचर में कभी खतरा बनने वाली। पीटीआई की हुकूमत के 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला महंगाई, दूसरा गुर्बत और तीसरा बेरोजगारी। अगर उन 3 दुश्मनों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए पीटीआई तो उसको मजीद 5 साल और मिलेंगे। मजीद 5 साल और मिलेंगे। इसी आलिया, आपसे तो नहीं ये सवाल पूछूंगी, आप एनालिटिकल तो नहीं हो सकती है, तो पॉलिटिकल सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे प्रोग्राम में। आलिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरूख साहब आपका भी, फाहद आपका भी, मालिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और गुड लक टू हमाद अजहर। बहुत मुश्किल और अहम जो रोल है उनके पास है, काम उनके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए कि किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। 24 न्यूज़ बाखबर।